अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा हम लोगों ने आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हीट कैपेसिटी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ में हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर कितनी हीट स्टोर करती है। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी आपके पास क्या है? हीट कैपेसिटी आपके पास है बेसिकली how much heat a body can absorb depends upon many factors. Here we define a quantity called heat capacity of a body as heat capacity of a body is the quantity of thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature. Basically जो heat absorb हो रही है वो उस heat को हम क्या कहेंगे? heat capacity कहेंगे। और वो कितनी absorb हो रही है वो डिपेंड्स करती है फैक्टर्स पे। एक तो डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे और दूसरा इसके मैस पे। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि उस मैस के अंदर जो भी वो सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका कितना मैस है। मैस जितना ज़्यादा होगा हीट भी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी हीट भी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। मतलब अब सिंपल है आपके पास कि कितनी हीट एब्जॉर्ब होनी है किसी बॉडी में, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी। एक तो वो ऑब्जेक्ट का मैस कितना है और दूसरा वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक हो गया। तो अब बस हीट कैपेसिटी क्या होगी? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब जितना ज़्यादा हम हीट देते रहेंगे टेम्परेचर में उतना ही ज़्यादा चेंज आता रहेगा। अमाउंट ऑफ हीट और चेंज इन टेम्परेचर के रेशो को हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट आप देते रहें उसका टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। दोनों की जब हम रेशो लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है। ठीक है, कितना उसके टेम्परेचर में राइज हुआ है। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये देखें हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा क्यू हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ चुके हैं, एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास हीट कैपेसिटी के लिए क्या रिलेशन बढ़ जाएगा? मैस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मैस पे डिपेंड करती है, दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि बॉडी का मैस कितना है और वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके लिए हमारे पास यूनिट हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या था? जाउल पर केजी पर केल्विन। और मैस का यूनिट क्या होगा? केजी। केजी और पर केजी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? जाउल पर केल्विन आपके पास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 8.6 shows that the heat capacity of a body is equal to the product of its mass of the body and its specific heat capacity. For example, heat capacity of 5 kg of water is, मतलब आपके पास 5 kg ऑफ वाटर की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे ले सकते हैं? एम और सी को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैस दे दिया उन्होंने 5 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है? 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 21,000 जाउल पर केल्विन। तो 5 kg वाटर जो है उसको कितनी हीट रिक्वायर है? 21,000 जाउल्स हीट उसको रिक्वायर्ड है फॉर एवरी 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब इतनी जाउल उसको हीट मिलेगी तो इतना उसके टेम्परेचर में राइज आएगा। दस लार्जर इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। अब आप ये देखें यहाँ पे 5 kg है। अब अगर ये राइज होगा तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ हीट भी राइज होती जाएगी। इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक क्वांटिटी भी अगर आपके पास राइज होती है, जिस तरह अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की सबसे बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ हमने इसको किया है, उसकी एग्जांपल हमने ली है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक क्वांटिटी मैस में भी चेंज आता जाएगा तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसका यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा? जाउल पर केल्विन। जब सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी तो फिर अगर हम उसको हीटअप करते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और तब तक उसका टेम्परेचर 100 रहेगा जब तक कि सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और इस टाइम पे भी हीट तो उसको कंटिन्यूसली मिल रही है, तो वो हीट किस काम में यूटिलाइज़ हो रही है? वो हीट जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज़ हो रही है। ठीक है,
तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन प्रोसेस कौन सा हो रहा है, वेपराइजेशन। तो इस तरह पोर्शन पे उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ एक दफ़ा दोबारा से कि जब हम उसको, आइस थी आपके पास, उसका नेगेटिव टेम्परेचर था, उसको हीट देना शुरू की थी, उसका टेम्परेचर राइज होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और कुछ देर के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट क्यों रहेगा, उस टाइम कंटिन्यूसली उसको हीट तो मिल रही है, तो वो हीट किस काम में यूटिलाइज होगी, वो हीट जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। और तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि जब आपके पास सारी की सारी आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, तो फिर उसको जब हम हीटअप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर राइज होते होते 100 पे आ जाएगा। जितनी देर आप उसको हीट करते रहेंगे उसकी टेम्परेचर राइज होता रहेगा। 100 पे आके बॉइलिंग प्रोसेस शुरू होगा। बॉइलिंग में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसमें भी आपके पास कुछ देर के लिए टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, कंटिन्यूसली हीट उसको दी जा रही है, तो हीट जो है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब दो पॉइंट्स आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो उसको हीट दी जा रही है वो हीट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ में उन्होंने आपको पोर्शंस दिए हुए, ये ए टू बी, जब आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर है ऑन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व, द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पोर्शन ये है बी टू सी, इस पोर्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन एट इट्स टेम्परेचर अनटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। फिर उसके बाद आ जाएगा सी टू D. The temperature of the substance gradually increases from 0 to 100 degrees Celsius. The amount of energy so added is used up in increasing the temperature of the water from D to E. At 100 degrees Celsius, the water begins to boil and changes into steam. The temperature remains 100 degrees Celsius until all the water changes into steam. ठीक हो गया। अब आपको ग्राफ का हर फेस जो है उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। एक आपके पास सिंपल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हम कुछ आइस जो है उसको एक बीकर में डालेंगे, उसमें उसको हीटअप करना शुरू करेंगे और उसके अंदर थर्मोमीटर रखेंगे। थर्मोमीटर रखने का पर्पज़ क्या है कि हम उसका टेम्परेचर नोट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ग्राफ लेंगे, और जो ग्राफ है उस ग्राफ को फिर फर्दर आगे एक्सप्रेस किया हुआ है, किस तरह से चेंज जो है वो स्टेट चेंज हो रही है और कैसे कैसे हीट जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है। ठीक हो गया। आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है इसको हीट कैपेसिटी मोस्टली शॉर्ट में आता है, चेंज ऑफ स्टेट जो है ये लॉन्ग में आएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, ये आपका लर्निंग वर्क है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। मैटर आपको पता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। गैस से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। गैस भी कह सकते हैं आप, वेपर्स भी कह सकते हैं, वेपर से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। जब आप मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है तो भी उसको हीट चाहिए। ठीक है, जब बॉइलिंग प्रोसेस होगा तो भी उसको हीट चाहिए। अब जब गैस से लिक्विड में आएगा तो भी उसको एनर्जी की ज़रूरत है, इसी तरह से लिक्विड से सब सॉलिड में आएगा तो भी आपको एनर्जी की इसको ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम एक बीकर लेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें हम नोटिस करेंगे कि कितनी हीट किस टाइम पे उसको रिक्वायर्ड है और किस तरह से उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। बेसिकली हम टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जो है ग्राफ लेंगे। ठीक है, take a beaker and place it over a stand. Put some small pieces of ice in beaker and suspend a thermometer in the beaker to measure the temperature of ice.
Now place a burner under the beaker. The ice will start melting. The temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degrees Celsius until all the ice melt and we get water at 0 degrees Celsius. If this water at 0 degrees Celsius is further heated, its temperature will begin to rise above 0 degrees Celsius as shown by the graph in figure 8.9. अब मैं आपको ये समझाती हूँ. ये है आपके पास, हम ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये आपके पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है. अब हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे टाइम, ठीक है. यहाँ पे आपके पास आ जाता है टेम्परेचर. अब आप ये सपोज करेंगे यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में टेम्परेचर है, -30 हो गया, -20 हो गया, अच्छा जी ये हो गया, -10 हो गया, और ये आपके पास 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड सो ऑन. ये पॉजिटिव में आ जाएंगी वैल्यूज़ और ये नेगेटिव में. अब आपके पास पहले आइस है तो उसका टेम्परेचर है आपके पास नेगेटिव में, ठीक है. पहले इस तरह से आपके पास लाइन होगी, फिर उसके बाद इस तरह से कुछ कांस्टेंट लाइन है, उसके बाद टेम्परेचर राइज हो रहा है, होते 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 आपके पास 100 पे आ रहा है, और यहाँ पे कुछ देर के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी और फिर इस तरह से टेम्परेचर राइज होगा. अब ये इस तरह से दरमियान में स्ट्रेट लाइंस क्यों आ रही हैं? बेसिकली क्या है, बीकर है, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और उसके अंदर हम थर्मोमीटर रख रहे हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए, ठीक है. अब जब हमने उसको आइस की फॉर्म में रखा था, आप सपोज करें उसका टेम्परेचर -30 था, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा. टेम्परेचर राइज होते होते उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा. 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा तो आइस मेल्ट होना शुरू होगी, ठीक है. जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी तो अब आप नोटिस करेंगे कि जब आइस और वाटर का मिक्सचर है, मतलब जब आइस मेल्ट हो रही है तो कुछ पानी है कुछ आइस है, तो उस टाइम में काफ़ी देर तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब तक कि सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती. जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर हम उसको फर्दर हीटअप करते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा. तो वो राइज होते 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 फिर नेक्स्ट उसकी स्टेज क्या होगी आपके पास, बॉइलिंग. 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आके बॉयल होना शुरू होगा तो तब फिर दोबारा से ये कुछ फेज़ ऐसा आएगा जिसमें आपके पास उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. उसकी रीज़न क्या है, अब फिर स्टेट चेंज हो रही है, अब फिर आपके पास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तब तक उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा जब तक कि सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता. अब इसमें आपके पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था. इस स्टेट में, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टाइम पे उसकी हीट उसको मिल रही है, जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा. क्योंकि वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है, वो हीट उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है. तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसमें आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट किस चीज़ को में यूटिलाइज़ हो रही है, वो उसकी स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज़ हो रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है. और तब तक वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि सारे का सारा लिक्विड जो है वो, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता.